Hello my dear students, myself Sapna Kashyap and today I'm going to start the chapter Foreign Exchange Rate. Students, as you all know, we have completed all the topic of macroeconomics and this is the only chapter which we are left with. So today I'm going to start this chapter. If I talk about the foreign exchange rate, students, this is very important chapter as an economic students, everyone should know the meaning and the uses of foreign exchange rate. Your knowledge of economics is incomplete without the knowledge of foreign exchange rate. So let's start the video with the chapter, a very interesting topic, foreign exchange rate. These are the topics which I'm going to cover under this chapter. First, I'll be teaching you the meaning of foreign exchange rate. Then we will be discussing the types of foreign exchange rate. After this, the meaning of depreciation and appreciation, which is a very important term. After that, a differentiate between depreciation and devaluation, which you all need to understand before solving the questions, and the shifts in demand and supply of foreign exchange rate, or we can say we will be doing how the different things interact or affect the foreign exchange rate. So these are topics which we are going to start. So let's start with the meaning of foreign exchange rate. So foreign exchange rate, what do you mean by the term foreign exchange rate? The foreign exchange rate, if I simply talk in simple terms, तो foreign exchange rate का मतलब होता है जिस रेट पर एक कंट्री की एक करेंसी के बदले में दूसरी कंट्री की कितनी करेंसी की यूनिट्स हमें मिलती हैं. स्टूडेंट्स, जैसे आप सबको पता है कि अगर हमें अब्रॉड में, जैसे आजकल ग्लोबलाइजेशन है और हम वर्ल्ड की हर इकोनॉमी में ऑपरेट कर सकते हैं, वहां से ट्रेड कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग में हम कुछ भी दूसरी कंट्री से मंगवा सकते हैं, अपना कोई भी प्रोडक्ट वहां सेल कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें सबसे जरूरी और बेसिक रिक्वायरमेंट जो है वो क्या है? वो है हमें अपनी करेंसी को उनकी करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा. एक बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर ये एक मार्कर है और ये मार्कर मैंने लेट अमेरिका से इंपोर्ट किया और इसका प्राइस जो ऑनलाइन मेंशन था वो शो हो रहा था कि ये $2 का है, तो इट मीन्स आई हैव टू कन्वर्ट रुपीज इनटू डॉलर एंड देन आफ्टर दैट आई विल बी पेइंग द अमाउंट. मैं ऐसे नहीं करूंगी कि मैं इसको सिंपली $2 उनको पे कर दूंगी और बोलूंगी मुझे मार्कर भेज दो. तो फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब होता है इट इज द रेट एट विच 1 यूनिट ऑफ वन करेंसी इज एक्सचेंज टू 1 यूनिट ऑफ द अनदर करेंसी. कि एक कंट्री की एक यूनिट के बदले में दूसरे कंट्री की करेंसी की आपको कितनी यूनिट्स मिलती हैं. एक और मीनिंग है, एक और डेफिनेशन है जो थोड़ी सिंपल है. The price at which means the foreign exchange rate, जिसे हम कैपिटल R से डोनेट करते हैं, आपको ये याद रखना है, इसे हम कैपिटल R से डोनेट करते हैं, तो वो कहता है the price at which one currency is exchanged for another is called foreign exchange rate. तो foreign exchange rate का और सिंपल टर्म्स में मीनिंग देखो, जैसे कि सिंपल मेरे पास यहाँ पर $1 है, $1 की वैल्यू लेट 70 रुपीज है, तो ये फॉरेन एक्सचेंज रेट हुआ. अगर मैं, ये एक अमेरिकन डॉलर है, अमेरिकन लेट मैं ये कह रही हूँ कि अमेरिकन डॉलर की वैल्यू 70 रुपीज है, वहीं मैंने कैनेडियन डॉलर लिया, उसकी 45 रुपीज है. आपको पता होगा रुपीज की दूसरी करेंसी में जो वैल्यू है वो अलग अलग होती है. हम जब उसको डॉलर में कन्वर्ट करते हैं तो उसका प्राइस अलग होगा. जब मैं उसको लाइक दिनार, येन, यूरो किसी और करेंसी में कन्वर्ट करूंगी तो प्राइस डिफरेंट होगा. अब ये प्राइसेस कैसे डिटरमाइंड होते हैं हम ये भी पढ़ेंगे, पर पहले मीनिंग एक बार फिर से सुन लो. फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब होता है एक कंट्री की एक करेंसी के बदले दूसरी कंट्री की कितनी करेंसी की यूनिट्स आपको मिलती हैं, उस प्राइस को, उस रेट को हम फॉरेन एक्सचेंज रेट कहते हैं. और फॉरेन एक्सचेंज रेट को हम R से डोनेट करते हैं, कैपिटल R से, स्मॉल r से नहीं. नाउ लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट टॉपिक विच इज टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट. हमारे सिलेबस में बेसिकली मतलब टोटल जो है वो 3 टाइप्स फॉरेन एक्सचेंज रेट की हैं, लेकिन जैसे आपको पता है कि इस साल 2020-21 में जो ये सेशन है इसमें सीबीएसई ने कुछ सिलेबस को कम कर दिया है, तो कुछ टॉपिक डिलीट हो गए हैं. बट मैं आपको इन तीनों टॉपिक के बारे में बताऊंगी और तीनों की नॉलेज दूंगी, बहुत डेप्थ में नहीं, लेकिन जितना रिक्वायर्ड है
उतना मैं आपको बताऊंगी। तो हमारे पास तीन तरह की, तीन टाइप हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट की। पहली है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, दूसरी है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट और थर्ड है मैनेज्ड फ्लोटिंग। ये तीन तरह का फॉरेन एक्सचेंज रेट होता है। तो पहला हम स्टार्ट करते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। फिक्स जैसे कि बेटा इसके वर्ड से ही हमें समझ में आ रहा है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट विच इज फिक्स्ड, जो फिक्स्ड है। लेकिन इसे फिक्स्ड किसने किया? मतलब हर कंट्री, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मैं एक ट्रेडर हूं, मैं एक एक्सपोर्टर हूं और मैंने अपनी मर्जी से ही रुपीस का डॉलर के टर्म्स में रेट फिक्स कर दिया और ब्लॉक कर दिया। सो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट इज रेट विच इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म इसमें और सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन जो है वो गवर्नमेंट है। एक्सचेंज रेट कौन फिक्स करता है? गवर्नमेंट फिक्स करती है। और गवर्नमेंट ने जो एक्सचेंज रेट फिक्स कर दिया, हर एक एक्सपोर्टर और इंपोर्टर को उसी को मानना पड़ेगा और उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, उसमें अप एंड डाउन्स नहीं होंगे। अब फिक्स एक्सचेंज रेट के अंदर दो और सिस्टम्स हैं। पहला है हमारे पास गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम और सेकंड है ब्रिटन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम टू कैलकुलेट द फॉरेन एक्सचेंज रेट। अभी हम इन दोनों को डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं बिकॉज ये हमारे सिलेबस से कट हो चुके हैं, पर थोड़ा सा सुन लो फिर भी। फिक्स एक्सचेंज रेट गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम जो है, इसका मतलब है जहां पर एक्सचेंज रेट का जो वैल्यू है एक कंट्री का, उसको गोल्ड के टर्म्स में हम कैलकुलेट करते हैं कि उस कंट्री में गोल्ड की वैल्यू क्या है। और जो ब्रिटन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट है, इसमें हर कंट्री अपनी करेंसी की वैल्यू को डॉलर के साथ कंपेयर करती है और बाकी जितनी भी कंट्रीज हैं, मतलब हर कोई, इंडिया अपने आप को कन्वर्ट, अपनी करेंसी को कन्वर्ट करेगा डॉलर में और यूरो को भी हम डॉलर में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद इंडिया और यूरो का ट्रेड होगा, राइट। तो ये सेकेंड सिस्टम है। अब हमारे पास दूसरी टाइप जो है वो है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लेक्सिबल जैसे कि ये वर्ड ही बता रहा है कि वेयर एक्सचेंज रेट कैन बी चेंज्ड। इसमें जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। फिक्स एक्सचेंज रेट में डिमांड सप्लाई का कोई लेना देना नहीं है, उसमें डिमांड सप्लाई का कोई फर्क नहीं पड़ता एक्सचेंज रेट पे। लेकिन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में वो पूरी तरह से डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस से इफेक्ट होता है। अगर डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस जहां कट करेंगी, जैसे कि अगर मैं एक सिंपल सा डायग्राम यहां बनाती हूं, आप ये देखिए, ये है मेरा डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये है सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो इसमें ये दोनों यहां कट कर रहे हैं इस पॉइंट पे। इट मींस एक्सचेंज रेट जो फिक्स हो जाएगा वो आर हो जाएगा। लेकिन अगर ये डिमांड यहां ना होके डिमांड कर्व थोड़ा ऊपर होता, यहां होता, तो इसका मतलब एक्सचेंज रेट यहां होता। वी कैन कॉल इट R1। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है उसमें एक्सचेंज रेट डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस के इंटरसेक्शन पे डिपेंड करता है। जैसे कि हम प्राइस डिटर्मिनेशन जब करते हैं कि जहां डिमांड और सप्लाई आपस में कट करते हैं, उस पॉइंट पे हम प्राइस कैलकुलेट करते हैं और फिक्स करते हैं। सेम वैसे ही इसमें जहां पर डिमांड और सप्लाई, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट जहां कट करेंगे, उस पॉइंट पर एक्सचेंज रेट फिक्स होगा। थर्ड है मेरे पास मैनेज फ्लोटिंग। अब मैनेज फ्लोटिंग जो है ये है तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की ही एक टाइप। इसमें भी फॉरेन एक्सचेंज रेट डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस से ही कैलकुलेट होता है, बट we call it dirty floating also. Why we call it dirty floating? Because here the interference of government and RBI is always there. Let in case a government feels that whatever the rate we are getting with the help of the demand and supply forces, it is too high to be paid. So in that case what they are doing, they are interfering and settle down the rate. मतलब कि जो रेट डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस से सेट हुआ, जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं कि $1 का रेट 100 रुपीज सेट हो गया। अब मुझे तो अमेरिका के साथ बहुत सारा ट्रेड करना है, हमारी कंट्री को टोटल कुछ 50 करोड़ का ट्रेड करना है। तो जब हम उसे रेट को चेंज करेंगे डॉलर के टर्म्स में, तो वी हैव टू पे सच अ बिग अमाउंट। तो उसके लिए गवर्नमेंट आरबीआई से परमिशन लेके और इंटरफेयर करती है और उस रेट को थोड़ा सेटल डाउन करते हैं। लेट वो उसे या तो 80, 90 या 70 रुपीज पर लेके आएंगे। अब हम अगला टॉपिक करेंगे डिफरेंशिएट बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन। इन दोनों टर्म का मीनिंग क्या है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले इन दोनों का मीनिंग देखो।
डेप्रिसिएशन का मतलब होता है फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। तो क्या मतलब है डेप्रिसिएशन का? डेप्रिसिएशन का मतलब है कि हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू फॉल कर रही है इन टर्म्स ऑफ द फॉरेन करेंसी। अब कैसे फॉल कर रही है, वो किस तरह से इसकी वैल्यू फॉल कर रही है, आप ये देखो। जैसे कि अभी मैंने पीछे आपको बताया कि हमने ले लिया $1 की वैल्यू 70 रुपीज है। $1 की वैल्यू लेट 70 रुपीज है। अब क्या हुआ कि इस साल हमारी करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट कर गई, तो अब $1 की वैल्यू हो गई ₹80। अगर आप इसे नहीं समझोगे तो आप बोलोगे कि नहीं मैम, यहाँ तो हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई। पहले $1 की वैल्यू 70 रुपीज थी, अब उसी $1 की वैल्यू 80 रुपीज है। लेकिन आप अलग तरह से देखो, आप समझने की कोशिश करो बेटा। यहाँ पर क्या है, पहले फिर से मैं इसी मार्कर का एग्जांपल ले रही हूँ। ये मार्कर खरीदने के लिए पहले हमें इस मार्कर की वैल्यू $1 है, इसके लिए पहले मैं अपनी पॉकेट से 70 रुपीज पे करती थी। अब क्योंकि इंडियन करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई, फॉल कर गई, तो अब मुझे इसी मार्कर के लिए अपनी पॉकेट से 80 रुपीज देने पड़ेंगे, मतलब 10 रुपीज एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। अब देखा जाए तो अमेरिका ने इसका प्राइस नहीं बढ़ाया, वो पहले भी इसे $1 में सेल कर रहे थे, अभी भी $1 में सेल कर रहे हैं, लेकिन हमें ज्यादा पे करना पड़ रहा है। वी हैव टू पे मोर बिकॉज द वैल्यू ऑफ इंडियन करेंसी हैज डेप्रिशिएटेड, राइट? सो अर्लियर वी वर पेइंग फॉर $1 70 रुपीज, बट नाउ वी आर पेइंग फॉर $1 80 रुपीज, राइट? अब आ जाओ एप्रिसिएशन पे। एप्रिसिएशन का मतलब राइज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। यहाँ पर करेंसी की वैल्यू, डोमेस्टिक करेंसी, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज फॉलिंग, राइट, इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। तो यहाँ पर फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी था, यहाँ होगा राइज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। अब इसको भी हम इसी तरह से देखते हैं जैसे मैंने नीचे ये किया कि पहले $1 ₹70 का था, अब इंडियन करेंसी की वैल्यू एप्रिशिएट हो गई। डॉलर उतने का ही है, लेकिन इंडियन करेंसी की वैल्यू एप्रिशिएट हो गई, तो अब $1 की वैल्यू 60 रुपीज हो गई। वही लॉजिक इस मार्कर के लिए, पहले हम 70 रुपीज पे कर रहे थे, लेकिन क्योंकि अब इंडियन करेंसी की वैल्यू एप्रिशिएट हो गई, बढ़ गई, तो अब इसके लिए मैं 60 रुपीज पे करूंगी, 10 रुपीज कम पे करूंगी। गॉट इट? अब हमारे पास एक और डिफरेंस है, वो ये है, डेप्रिसिएशन ऑलवेज हेल्प टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट्स। ये एक कंट्री के एक्सपोर्ट्स को बूस्ट अप करने में हेल्प करता है, और एप्रिसिएशन एक कंट्री के इंपोर्ट्स को बूस्ट अप करने में हेल्प करता है। मैं आपको समझाती हूँ ये चीज कैसे होगी। देखो बेटा, एक्सपोर्ट्स की बात करें तो मतलब कि जो चीजें हम अपनी कंट्री से फॉरेन कंट्री में सेल कर रहे हैं, अब क्योंकि हमारी करेंसी की वैल्यू कम है, तो दूसरी कंट्री को ज्यादा बेनिफिट है अगर वो इंडिया से चीजें मंगवाएगा, बिकॉज दे हैव टू पे लेस एंड दे विल गेट मोर अमाउंट ऑफ गुड और मोर क्वांटिटी ऑफ गुड फ्रॉम इंडिया। विल टेक एन एग्जाम्पल ऑफ टी लीव्स, चाय पत्ती की बात करते हैं। आपको पता है कि इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी लीव्स इन वर्ल्ड, एंड वी हैव अ रिप्यूटेड पोजिशन इन डीलिंग विद द टी लीव्स। लेकिन सिर्फ हम ही नहीं हैं जो चाय पत्ती या टी लीव्स में डील करते हैं, वर्ल्ड की और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं। तो अब जब इंटरनेशनल मार्केट में एक प्राइस सेट हुआ, उसके बाद दूसरी कंट्री जिसको टी लीव्स लेनी है, खरीदनी है, तो वो ये भी देखेगी कि उनकी करेंसी की वैल्यू कहाँ ज्यादा है। तो लेट अगर अमेरिका बाय कर रहा है तो अमेरिका को ये लगेगा क्योंकि इंडियन करेंसी की वैल्यू डॉलर की टर्म में काफी कम है, तो ज्यादा फायदा है कि वो इंडिया के साथ
डीलिंग करे, इंडिया से ट्रेड करे और वो इंडिया को चांस देगा चीज़ों को एक्सपोर्ट करने का। तो डेप्रिसिएशन से एक्सपोर्ट मोटिवेट होते हैं और एप्रिसिएशन से इंपोर्ट मोटिवेट होते हैं। जब डॉलर की टर्म्स में इंडियन करेंसी की वैल्यू राइज करेगी तो आई एज एन ट्रेडर वुड लाइक टू बाय दिस मार्कर मोर फ्रॉम अमेरिका। ज़्यादा फायदा होगा मुझे अगर मैं अमेरिका से खरीदूंगी। गॉट इट? तो ये 3 डिफरेंस हैं जो आपको करने और समझने जरूरी है। स्टूडेंट्स, अभी हमने किया डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन का डिफरेंस। अब एक और टर्म है, वो है डिफरेंशिएट बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड डिवैल्यूएशन। वैसे इसमें कोई खास बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस नहीं है, बट आई रियली वांट टू टीच यू दिस थिंग। द रीजन बिहाइंड दैट यू शुड नो द डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस, आप कंफ्यूज ना हो। अब जो सिमिलैरिटी है डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन में वो ये है कि दोनों का ही मतलब है कि फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। दोनों ही केसेस में हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू फॉल कर रही है। तो डिफरेंस क्या है? जब कभी भी डेप्रिसिएशन होता है ये ऑटोमेटिकली होता है बिकॉज ऑफ द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मतलब कि कभी डिमांड बढ़ गई, सप्लाई कम हो गई, या सप्लाई बढ़ गई, डिमांड कम हो गई, इसके कारण जब हमारी फॉरेन एक्सचेंज रेट की वैल्यू चेंज होती है तो उसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि गवर्नमेंट एक कंट्री की इंटेंशनली अपनी करेंसी की वैल्यू को फॉल करती है तो उसे हम डिवैल्यूएशन कहते हैं। तो डिवैल्यूएशन मीन्स ये वो सिस्टम है जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के अंदर आता है और डेप्रिसिएशन जो है वो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अंदर आता है। ये 3 मेन डिफरेंस हैं इसमें कि फर्स्ट तो सेम है कि फॉल इन द वैल्यू फॉर डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, ये डिमांड और सप्लाई के कारण होता है डेप्रिसिएशन, और डिवैल्यूएशन गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस के कारण होता है। तो ये हमारा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का टाइप है और ये हमारा फिक्स एक्सचेंज रेट का टाइप है। So students, today I taught you the meaning of foreign exchange rate. I taught you the term depreciation, appreciation, devaluation and depreciation and the types of foreign exchange rate. This is the end of today's video, and in next video I will teach you the next topics like that is the shifts in demand and supply. And students, I just want to inform you one more thing. I'm planning to start one new thing for you. Because now your board exams are approaching and this is the chapter which has not very high weightage. Weightage of the chapter is very less. This may question may come for 3-4 markers और hardly कभी 6 marks का आता है, तो weightage बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन इस चैप्टर में से जो क्वेश्चन आता है वो स्टूडेंट से नॉर्मली सॉल्व नहीं होता। ऐसा होता है कि बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और उसको आंसर नहीं कर पाते। तो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स भी जो 100 मार्क्स मतलब 80 आउट ऑफ 80 स्कोर कर सकते हैं वो नहीं कर पाते। तो अपने नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको क्वेश्चंस देना स्टार्ट करूंगी। आई स्टार्ट गिविंग यू क्वेश्चन रिलेटेड टू द टॉपिक्स। अभी जो टॉपिक्स हमने आज किए ये इंट्रोडक्शन में ही थे, इनके ऊपर कोई इतने ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन आगे जो टॉपिक्स हम करेंगे उसके लिए इसे पढ़ना जरूरी है। सो you just revise this topic and till then thank you and have a nice day.